नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर ओवरनाइट 4% की गिरावट देखने को मिली है। एक तो ये है कि 60% अब ये पॉसिबिलिटी है कि हम दरें बढ़ता हुआ देखेंगे 13-14 जून को, जबकि यूएस की फेड मीटिंग है। और उससे पहले यहां पर 4 जून को ओपेक एंड एलाइज की मीटिंग है। तो ये दो बड़े इवेंट से पहले कुछ मुनाफा वसूली कच्चे तेल में देखने को मिली है। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि 1900 का स्तर भी सोना तोड़ सकता है। क्या 58,000 तक होगा सोने का भाव, ये भी जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही बात करेंगे खाने के तेलों में, जहां पर बड़ी मुनाफा वसूली हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आते हुए देखी, चाहे वो पाम तेल है या फिर सोयाबीन, जो कि अब 1.5 साल के लोज पर कारोबार कर रहा है। इसका कितना इंपैक्ट पड़ सकता है भारतीय बाजारों पे, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं धन.co के जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के रुपेश दलाल और जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई से भी करेंगे बातचीत। लेकिन सबसे पहले कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे डालना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हमने $78 पे यहां पर एक रेजिस्टेंस बनता हुआ देखा है। नीचे में 72 पर एक सपोर्ट भी है। तो इस रेंज में ब्रेंट कारोबार करता हुआ नजर आया है। और जहां तक नाइमेक्स की बात है, 67-68 के आसपास यहां पर भी ये सपोर्ट ढूंढ ही लेता है। जय, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप क्रूड ऑयल प्राइसेस की मूवमेंट को। 4 जून एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। चाइना का पीएमआई डेटा आज वीक आया है। बाजार को लगता है 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक हो ही जाएगी। इकोनॉमिक नंबर्स यूएस से भी बहुत बेहतर नहीं आए हैं। तो जहां पर भी देखें हल्की सी मायूसी जरूर है। जी, गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, मुझे लगता है कि जो मेन ट्रिगर है वो है चाइना से डिसअपॉइंटिंग नंबर्स। ये सेकेंड स्ट्रेट मंथ है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में डिक्लाइन देखने को मिला है चाइना में। तो ये काफी कंसर्निंग न्यूज है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं अब ग्लोबल रिकवरी की, वो पूरी तरह चाइना पे टिकी हुई थी कि चाइना अगर यहाँ पे लॉकडाउन के बाद अगर उसके फैक्ट्री एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ग्रो करें तो वो एक पुल कर सकता है ग्लोबल रिकवरी को। सेकेंड रीजन देखिए, जिस हिसाब से डेट सेलिंग का अभी भी जो वोट है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। हालांकि वो टल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके कारण भी यहाँ पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का माहौल है। 4 जून को काफी अहम बैठक है ओपेक और ओपेक एलाइज की। तो उसमें मुझे लगता है जिस हिसाब से डिमांड के कंसर्न्स निकल के आएंगे, हो सकता है यहाँ प्रोडक्शन कट देखने को मिले, वो प्राइसेस को लोअर लेवल पे सस्टेन करेगा। इमीडिएटली मुझे प्राइस में बहुत ज्यादा क्रैकडाउन नजर नहीं आ रहा है। घरेलू मार्केट में बात करें तो आई थिंक 5600 से 5650 ये दायरा पे सपोर्ट लेना चाहिए प्राइसेस में। अगर WTI की बात करें तो अराउंड $66-67 पे भी अच्छा सपोर्ट लेना चाहिए। हायर लेवल्स पे अगेन यहाँ पे कंसर्न्स हैं, तो बहुत ज्यादा अपसाइड भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल अगर इस वीक की बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। 4 जून को मीटिंग है, उसमें क्या आउटकम आता है। अगर रेंज की बात करें तो 5600 से 5850 मुझे लगता है ये दायरे में नेक्स्ट 2 से 3 दिन मार्केट कामकाज कर सकता है। लोअर साइड आए प्योरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, या क्रूड ऑयल ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं यहाँ पे अगर कोई पोजीशन बनानी हो, क्योंकि वहां पे रिस्क लिमिटेड रहेगा। जो प्रीमियम आप पे करते हैं उतना ही आपका रिस्क है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है और अपने रिस्क को ध्यान में रख के ही यहाँ पे कोई नया एंट्री पॉइंट बनाना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। रुपेश, क्विक कमेंट एक आपका भी, आप क्या रेंज देख रहे हैं कच्चे तेल की? जैसे जय ने भी कहा, मनीषा जी ने भी कहा, इनफैक्ट जो मेजर ओपेक प्रोड्यूसर्स हैं उनकी ओर से काफी मिक्स सिग्नल्स मिले हैं। तो थोड़ा सी कंफ्यूजन, कॉशियसनेस जो अगली मीटिंग है वीकेंड पर उससे पहले बनी हुई है, आप क्या रेंज देख रहे हैं इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में? एक प्रेजेंट जो हिसाब से वर्ल्ड इकोनॉमी के जो स्लो डाउन चल रहा है और कंफ्यूजन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 5600 वुड बी द बेस्ट लेवल टू बाय। एट प्रेजेंट थोड़ा रुकना चाहिए, 5600 टू 5650 के बीच में बाइंग करनी चाहिए। द स्टॉप लॉस बिलो 5500। मुझे लग रहा है एक बार 4 जून की मीटिंग के बाद में थोड़ी क्लैरिटी आएगी तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि प्रोडक्शन कट का भी, जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें प्रोडक्शन कट की भी बातें आएगी। तो ओवरऑल ये लेवल पे बाय करके चलना चाहिए। आगे जाके अगेन 5800 5900 का लेवल आ सकता है। तो बाय ऑन डिप्स विल बी द स्ट्रेटजी फॉर क्रूड ऑयल। खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए या सपोर्ट लेवल्स के आसपास कच्चा तेल है? जैसे बात भी कही गई कि एक रेंज में अटकता हुआ क्रूड प्राइसेस अब यहाँ पर नजर आए हैं। 72 में खरीदारी और 78 में सेलिंग, इस तरह की रेंज बनती हुई दिख रही है। जय, नेचुरल गैस के प्राइसेस आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, 200 के आसपास आके ये भी अटक जाता है फिर से। जी बिल्कुल। देखिए, नेचुरल गैस एक अपना ही फंडामेंटल पे चलता है।
आई थिंक, लेकिन अभी जो करंट मार्केट का माहौल है इस पे बहुत ज्यादा मुझे अपसाइड नजर नहीं आ रहा है, कोई फंडामेंटल ट्रिगर्स नहीं है। यहाँ पे विंटर डिमांड भी बहुत दूर है, कोई इस तरह से बहुत ज्यादा कोई फैक्ट्री आउटपुट या एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बढ़ने के चांसेस कम है यूरोजोन में, जिसके कारण यहाँ पे नेचुरल गैस का डिमांड निकल के आए। प्योरली सीजनल पे लगता है, मुझे लगता है कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस लोअर साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट नेचुरल गैस में कम होगा और इस पे भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आपको 5600 और 5650 के आसपास अगर क्रूड ऑयल मिलता है तो ऑब्वियसली एक ट्रेडर का इंक्लिनेशन क्रूड ऑयल की तरफ ज्यादा रहेगा। तो आई थिंक 2000 के ऊपर 200 के ऊपर जाने के चांसेस बहुत मिनिमल हैं। 192 से 195 के बीच में यहाँ पे अगर लॉन्ग साइड में कोई है तो एग्जिट ले लेना चाहिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए 203 के स्टॉप लॉस से। लोअर साइड में आई थिंक 184-85 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो सेल करने की सलाह है नीचे की तरफ 184 185 तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है नेचुरल गैस में। तो ये तो बात हुई एनर्जी पैक की, लेकिन अब बात करते हैं बुलियंस की। आज के सेशन में देखें या कल देखें हम, तो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक मार्केट्स हो, हल्के गेन्स हमने आते हुए देखे हैं। गोल्ड वापस 8000 के आसपास आ चुका है, सिल्वर ऑल्दो 71200 के लेवल्स के आसपास ही है। लेकिन गोल्ड पर जय आपका एक कॉमेंट लेना चाहेंगे, क्या मान के चलें कि शायद इन लेवल से नीचे गोल्ड नहीं जाएगा? क्योंकि अगर आप जो रिपोर्ट्स हैं उसके बेसिस पे अगर देखें तो यहाँ पर बाइंग ही थोड़ी सी इमर्ज होती हुई दिखाई दी है। यूएस डेट सीलिंग को लेकर जो डेवलपमेंट हो रही है, डॉलर इंडेक्स का जो मूवमेंट है, क्या व्यू है अब यहाँ से गोल्ड पर? दीपाली देखिए, मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे 106 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। डेट सीलिंग मंजूरी होने के बाद यहाँ पे एक और अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, डॉलर स्ट्रांग हो सकता है, जिसका कंसर्न यहाँ पे सारे इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे गिरेंगे, इंक्लूडिंग कमोडिटीज। तो कमोडिटीज में गिरावट देखने को मिल सकती है। जहां तक लेवल्स की बात है, 1960-1955 डॉलर्स एक अहम सपोर्ट लेवल है। मार्केट इसके नीचे जाता है तो पॉसिबल है कि 1905-1900 डॉलर तक देखने को मिल सकता है। एक ही यहाँ पे कुशनिंग देखने को मिल सकता है घरेलू मार्केट में, वो है रुपया का कमजोर होना। अगर डॉलर इंडेक्स 106 होता है तो पॉसिबिलिटी है रुपी 83 का लेवल फिर से ब्रीच करे, और जिसके कारण घरेलू मार्केट में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिले। लेकिन अगर रेंज की बात की जाए तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये 59,000 तक का लेवल दिखा दे घरेलू मार्केट में। कोई पॉजिटिव ट्रिगर घरेलू मार्केट में यहाँ पे डिमांड पर्सपेक्टिव से नहीं है। मॉनसून अगर नॉर्मल आता है तो एक हो सकता है कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले, लेकिन 59-60,000 में आज फिजिकल बाइंग भी डल है और इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी कोई बहुत ज्यादा बड़ा ट्रिगर नहीं दिख रहा है। तो 1900 अगर 1955 ब्रेक होता है तो पॉसिबल है। हायर साइड में 2000 के ऊपर मुझे नहीं लगता है नेक्स्ट 10 डेज में हम गोल्ड को जाता हुआ देखेंगे इन डॉलर टर्म्स। ऑलराइट, तो बहुत नियर टर्म इतनी बुलिश नहीं है, लेकिन मेटल्स का भी काफी हद तक वही हाल है। माफ कीजिए, आज फिर गिरावट के साथ कारोबार है और जिंक एक अंडर परफॉर्मर है। 1.5% की गिरावट जिंक में देखने को मिली है। एल्यूमिनियम, कॉपर भी यहाँ पर इन द नेगेटिव कारोबार करते हुए। कैसे देखते हैं जय, और क्या यहाँ पर गिरावट और मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन आते जाते हुए भी? जी मनीषा, आपके शो पे ही आई थिंक लास्ट वीक ने भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो डिमांड आउटलुक है वो अभी भी बहुत ब्लीक है। चाइना के जो डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं वो उस पे और प्रेशर ऐड कर रहे हैं। तो बेस मेटल्स में मुझे लगता है अभी गिरावट का दौर कायम रहेगा। घरेलू मार्केट में रुपए के वीकनेस के कारण सपोर्ट दिख रहा है प्राइसेस में, लेकिन अगेन फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगर लेवल्स की बात की जाए तो आई थिंक कॉपर में 690 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। एल्युमिनियम में 203-202 तक का लेवल पॉसिबल है। तो कोई यहाँ पे फ्रेश बाइंग से मेरे ख्याल से भी बचना चाहिए जब तक यहाँ पे और क्लैरिटी नहीं आता है जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उस वहां से। ओके, तो ये राय रही बेस मेटल्स पर। और आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बेस मेटल पैक से रुपेश? एट प्रेजेंट 705-707 के बीच में कॉपर सेल कर सकते हैं, जस्ट स्टॉप लॉस ऑफ 710। मुझे ऐसा लग रहा है 695 फर्स्ट टारगेट एंड 690 वुड बी द सेकंड टारगेट। ओके, चलिए, तो ये कॉपर पर स्ट्रैटेजी 702 के मौजूदा लेवल्स। चलिए रुकने इसके साथ एक ब्रेक के लिए, जब वापस लौटेंगे तो एग्री कमोडिटीज पर तो स्ट्रैटेजीज लेंगे ही, साथ ही साथ बात करेंगे एडिबल ऑयल्स की। नीरव देसाई हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद।
जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाने के तेलों की कीमतों पर दबाव है। पाम 7 महीने तो सरसों और सनफ्लावर तेल के दाम 2.5 साल से ज्यादा से निचले स्तरों पर कारोबार कर रहे हैं। वहीं नेपाल ने खाने के तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी है। इसका बाजार पर कैसा कितना असर होगा बताने के लिए हमारे साथ हैं GGN रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई। नीरव नमस्कार। सबसे पहले प्राइसेस पे बात करना चाहेंगे क्योंकि एक तरफा मूव यहां पर है। पाम की बात करें, सोयाबीन, सनफ्लावर सभी जगह बहुत बड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। क्या करंट लेवल सारी चीजें फैक्टर इन कर चुके हैं? सो बेसिकली लॉ ऑफ एवरेजेस प्रिवेल कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मार्केट में। 2 सालों तक हमने रिकॉर्ड तेजी देखी, बट अब हम ये भी समझ रहे हैं कि लास्ट जून महीने से मतलब नियरली 1 साल होने आ गया है कि डाउन ट्रेंड चालू हो गया था। बट दिस डाउन ट्रेंड इज नॉट स्टॉपिंग बिकॉज जो उसके पहले के 2 साल में तेजी आई वो भी बहुत रिकॉर्ड तेजी थी। और बहुत स्पेशली द लास्ट लेग जो था, जो ये वॉर होना, इंडोनेशिया का एक्सपोर्ट बैन होना, ये नेवर थॉट ऑफ चीजें होने से मार्केट्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी शूट अप हो गए थे। बट अभी ओवरऑल आई थिंक मार्केट में कोई भी सपोर्टिव फैक्टर नहीं बन पा रहा है। प्रोडक्शन सब जगह ओके हैं और कहीं पे भी वेदर इशू अभी तक में बहुत ज्यादा बड़ा प्ले नहीं कर पाया है। सो आई थिंक मार्केट स्टिल इज कंसोलिडेटिंग। फंडामेंटली ऐसा लगता है मार्केट इज इन द प्रोसेस ऑफ बॉटमिंग आउट, बट टेक्निकली अभी भी मार्केट्स रोज एक नया टेक्निकल सेल ऑफ, एक नया टेक्निकल लेवल ब्रीच देता है। इसलिए मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 सेशन से काफी टेक्निकल सेलिंग मार्केट में एक्टिव है। अगर हम शिकागो की बात करेंगे तो शिकागो फ्यूचर्स 48-49 सेंट्स पे ऑयल पे ट्रेड कर रहा था और सिर्फ 2 से 3 सेशन में अभी वो 45-35 लेवल पे आ गया है। सो 300 से 350 पॉइंट्स की मंदी शिकागो में आ गई है। BMD की हम बात करें 3600 के नियर BMD पहुंच गई थी। आज उसने 3280 का नया लो करा है। 3380 का 3360 का इसका एक टेक्निकल सपोर्ट था जो उसने ब्रीच कर दिया है। सो ओवरऑल टेक्निकल सेल ऑफ्स मार्केट में है। फंडामेंटली आई वुड से एल नीनो के कारण FGV ने भी बोला है, दूसरे भी पाम प्लेयर्स बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पे वेदर विल नॉट बी वेरी सपोर्टिव टू पाम प्रोडक्शन। एज फार एज मॉनसून इज कंसर्न, कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में मॉनसून वीक रहने की बात है। थोड़ा मॉनसून में स्टार्टिंग भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है। जो ये बिप्रॉय साइक्लोन 7-8 जून के आसपास आने वाला है, बोलते हैं वो मॉनसूनल रेंज को ओमान की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो ये सारे थोड़े से वेदर इश्यूज हैं, बट अभी मार्केट इन सब चीजों को नहीं देखना चाहता है। पाम ऑयल विच वाज ट्रेडिंग अराउंड $885-900 फॉर नियर बाय जून शिपमेंट CPO, वो आज $840-835 के आसपास पहुंच गया है। बीन ऑयल जो $980 था वो $910 पहुंच गया है। सनफ्लावर ऑयल जो सबसे प्रीमियम ऑयल है वो आज की तारीख में सबसे लोएस्ट प्राइस पे है, वो $880 की पोजीशन पे पहुंच गया है। सो मार्केट में अभी भी कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। जैसे आपने नेपाल की ड्यूटी का बोला, उल्टा है कि नेपाल में जैसे अभी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी तो डेस्टिनेशन मार्केट्स में सब जगह प्रोटेक्टिव मेजर्स आ रहे हैं टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स, इसलिए ओरिजिन को और फर्दर सेलिंग आ रही है। इस पे ये सवाल भी आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा समय तो आ गया है कि वो ड्यूटी इंक्रीज करने पे सोचे। एक्चुअली नीरव नीरव जो ये ड्यूटी की बात है ये काफी समय से चलती आ रही है कि अपने फार्मर्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि हमारे मार्जिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कैश सपोर्टिव नहीं है, नेगेटिव में मार्जिन जाते हुए नजर आए हैं। बाकी सभी कंट्रीज यहाँ पर स्टेप्स ले रही हैं। इवन मलेशिया ने कहा है कि वो पाम की प्रोडक्शन कम कर देंगे क्योंकि प्राइसेस इतने ज्यादा घट चुके हैं। क्या लगता है आपको इंडियन गवर्नमेंट को अब यहाँ से करना चाहिए? सो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट एक असमंजस में है। एक जगह वो फार्मर को हेल्प तो करना चाहती है, पर सामने आई थिंक इन्फ्लेशन के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। हमने अभी भी निर्मला सीतारमन जी का स्टेटमेंट देखा कि दे विल बी वेरी अजाइल ऑन इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन को थोड़ा ओवर फोकस कर रहे हैं फॉर एडिबल ऑयल्स। आई थिंक कुछ नहीं तो एक डायनामिक स्ट्रक्चर ऑफ एडिबल ऑयल ड्यूटी लाना चाहिए जो कि प्राइस ड्रिवन हो। हमारा गवर्नमेंट का उद्देश्य एक ही है कि इंडिया में प्राइसेस स्टेबल रहे, तो डायनेमिक स्ट्रक्चर जितना लोअर प्राइस ऑयल का जाए उतना इंपोर्ट ड्यूटी हायर हो, और जैसे ही प्राइस ऊपर जाता जाए वैसे ये ड्यूटी लोअर होती जाए। ये एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म रहेगा इंडिया के लिए, जहां फार्मर को भी हेल्प होगी और जहां किसान को भी, अपने कंज्यूमर को भी हेल्प होगी।
इनफैक्ट ट्रेडर्स बॉडी कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट से अर्ज कर भी रही हैं कि वो स्टेप इन करें, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएं या फिर कुछ ऐसा क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लेके आएं जिसकी वजह से जो प्राइसेस में कमी देखी है, जो प्लंज देखा है, वो थोड़ा सा थमता हुआ दिखाई दे। रुपेश, आपका व्यू क्या है प्राइसेस को लेकर? ऑल्दो प्राइसेस काफी नीचे आ चुके हैं, अगर आम कंज्यूमर्स की बात करें तो उतना बेनिफिट उनको नहीं मिला है, लेकिन कंसीडरिंग अब आगे जाते हुए वेडिंग, फेस्टिव सीजन ये सब भी आएगा, तो प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में कैसे रह सकते हैं आपके हिसाब से? इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेंगे या थोड़ी रिकवरी भी एक्सपेक्ट करें? एडिबल ऑयल एंड एडिबल सीड की इंडस्ट्री की बात करें तो टोटल इंडस्ट्री एट प्रेजेंट जो वैल्यू चेन है टोटल अभी डिस्ट्रक्टिव मोड पे है। मतलब कोई कमा नहीं रहा है, एवरीबडी इज इन थोड़ी सिचुएशन इज नॉट गुड एट ऑल राइट नाउ बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट कंटिन्यूस सेल ऑफ आ रहा है वहाँ पे, बिकॉज यूएसए, मलेशिया है, सब जगह से कोई भी सब डिस्करेजिंग ही न्यूज आ रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया मार्केट में अगर देखें तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी कुछ भी नहीं है, प्राइसेस बिलो एमएसपी लेवल पे चल रहे हैं, फिर भी अराउंड 6.70 6.80 लाख टन के आसपास का ही रेपसीड का ही प्रोक्योरमेंट हुआ है, जो एक प्रेजेंट हो जाना चाहिए था 15-20 लाख टन अगर एमएसपी लेवल के नीचे है। ह्यूज स्टॉक फार्मर्स के पास भी पड़े हुए हैं, स्टेटलिस्ट के पास भी पड़े हैं, तो ये सब डिस्करेजिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से भी एक ही नजरिया है कि 2024 का टारगेट रखते हुए प्राइसेस को हो सके उतना दबा हुआ रहना चाहिए, लेकिन इसके कारण जो इंडस्ट्री सफर कर रही है उसकी तरफ सरकार का ध्यान बहुत अभी तक दिख नहीं रहा है और ऐसा स्टेप भी लिया नहीं जा रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर आगे 15-20 दिन और या 1 महीना तक अगर ये डिले करते रहेंगे, प्राइसेस और फॉल हो जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिन पर्टिकुलरली एडिबल ऑयल और एडिबल सीड इंडस्ट्रीज के लिए इतने अच्छे नहीं रहेंगे। और जैसे रुपेश ने कहा भी कि अर्निंग्स एडिबल ऑयल सेक्टर में यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है, तो नीरव अभी कोई नहीं यहाँ पर कर रहा है, लेकिन पिछले 2 साल में 2.5 साल में आप कहेंगे इंडस्ट्री ने काफी कमाया है? यस, पिछले 2-2.5 सालों में इंडस्ट्री ने अच्छा पैसा कमाया है। और ये मैं ये बोलूंगा कि अगर आज हमारे यहाँ फ्यूचर्स मार्केट इंटैक्ट होता तो एटलीस्ट इंडस्ट्री उसको हेज करके काफी बहुत अपने आप को सेफगार्ड भी कर सकती थी। तो यहाँ हमारी सरकार की एक और नीति पे क्वेश्चन आता है कि आज पूरे इतने बड़े फॉल का $1,700-1,800 से कोई प्रोडक्ट अगर $800 पे पहुंच गया है, प्रैक्टिकली 60% वैल्यू उसमें से वाइप आउट हो गई। आज इंडस्ट्री के पास इसका कोई हेज ही नहीं बचा है। तो अगर ये रहता तो ये बहुत बड़ा सेवियर रहता हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारे ट्रेड के लिए, जिसमें कि आदमी एक हेज कर सकता, क्योंकि हार्डली 1% और लेस देन 2% लोग ही जाके इंटरनेशनल मार्केट्स में हेज कर सकते हैं, और वो भी एक परफेक्ट हेज नहीं है फॉर द इंडियन मार्केट्स। ओके, चलिए, तो ये बात हुई एडिबल ऑयल्स की। शुक्रिया नीरव आने के लिए शो में, अपने व्यूज इस डेवलपमेंट में देने के लिए, प्राइसेस पर भी आउटलुक शेयर करने के लिए। रुपेश, अगर एग्री कमोडिटीज की बातचीत करें तो ग्वार पैक हो या स्पाइसेस का पैक, सभी में नरमी देखने को मिल रही है। कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी? एट प्रेजेंट अगर स्पाइसेस काउंटर की बात करें तो जीरा जो अभी एट प्रेजेंट हॉट केक है अभी, एंड सबकी फेवरेट हो चुकी है जीरा, तो उसमें अभी एट प्रेजेंट रेंज 44,200 से लेकर 44,700 के बीच में ही है। मुझे लग रहा है नीचे जा रहा है तो बाइंग लेवल आ रहा है, और ऊपर में इतना बाइंग सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट जो बाजार 50,000 तक पहुंचने के लिए जो मेन रीजन था एक्सपोर्ट का, एट प्रेजेंट उसका लैकिंग है। चाइना की डिमांड बहुत कमजोर है, गल्फ की डिमांड भी बहुत कमजोर है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में नीचे भाव से ऑफरिंग हो रही है, नो डाउट। पहले जो $500-600 के आसपास का डिफरेंस था, दैट केम डाउन टू अराउंड $200-300, लेकिन चाइनीज जो नई डिमांड आएगी उसके बाद में ही तेजी आ सकती है। सप्लाई साइड बहुत वीक है अभी भी इंडियन मार्केट की सप्लाई साइड के हिसाब से देखें तो जीरा में मुझे लग रहा है कि इतना हैंड टू माउथ सिचुएशन ही है, स्टॉक भी माल इतना नहीं हुआ है। तो अगेन अगर चाइना की डिमांड वापस आती है तभी जाके ये नई तेजी आ सकती है। तब तक मुझे ऐसा लग रहा है 4420 पर केजी टू 480 पर केजी के बीच में ही बाजार घूमती रहेगी। गवार पैक में मानसून पे अभी डिपेंडेंसी है, 4 जून 5 जून के बाद में अगर मानसून दस्तक देती है कि नहीं देती है उसके ऊपर मार्केट की इंडस्ट्री की नजर है। जो साइकोलॉजिकल बैरियर जो मार्केट के लिए था, अभी कल से वापिस सेंटीमेंट थोड़ा वीक हो गया, बिकॉज क्रूड ऑयल के मार्केट में 3 से 4 टके के नीचे की सर्किट देखने को मिली, उसके कारण भी आज मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट वीक है। लेकिन सप्लाई साइड अभी भी इतनी जोर से सप्लाई नहीं आ रही है, फार्मर्स अभी भी माल पकड़ के बैठे हुए। मुझे लग रहा है 5450 से 5500 के भाव में बाइंग करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस बिलो 5300। आने वाले 10 to 15 ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है 5700 5800 का लेवल आ सकता है। ओके,
चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज हैं आपके लिए क्वार सीट पर, जहां पर बायो एंड डिप्स की सलाह, साथ ही टर्मरिक पर भी। शुक्रिया रुपेश आपका भी आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हो वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्ते।